सहयोगी माननीय शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, श्रीमती स्वप्नम सिन्हा जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरजीत सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित कई देशों के और कई राज्यों के प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन, मैं यहाँ कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आपका स्वागत करना चाहता हूं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए हुए। टीचर एजुकेशन पर यहाँ उपस्थित लोग अपने अनुभवों को बांटेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और टीचर एजुकेशन आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने शिक्षक हैं उनसे कई गुना ज्यादा शिक्षकों की आगे आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद 30 बच्चों पर प्राइमरी स्कूल्स में एक टीचर के लक्ष्य को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती और उसी टीचर के ट्रेनिंग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए विचार करने के लिए इकट्ठा हुए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुभव हैं, उनको एक दूसरे से साझा भी करेंगे और इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि जहां भी हम टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वहां की स्थानीय स्थिति को भी हम ध्यान में रखें। बहुत बुनियादी बात है, आपको जिन्हें ट्रेन करना है उनकी स्थिति क्या है। शायद इस विषय की चर्चा इसमें नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनका नॉलेज कितना है, या वे किसी चीज को एडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, यह भी बहुत आवश्यक प्रश्न है। तो इन सभी विषयों पर आप चर्चा करने वाले हैं और इतने बड़े पैमाने पर टीचर्स को किसी इंस्टीट्यूशन में बुलाकर ट्रेन करना तो संभव ही नहीं है। पता नहीं उसके लिए कितनी संस्थाओं को स्थापित करना पड़ेगा और फिर उसके लिए कितने टीचर्स की जरूरत होगी। तो ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम, और इस बड़े काम के लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मुझे उम्मीद भी है कि इसके कुछ अच्छे नतीजे निकले। हमारे यहाँ कोशिशें हो रही है जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री जी ने किया है और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने किया। मेरा अपना अनुभव भी है। मैं इन दिनों बिहार के जिलों में, गांव में जाता हूं। सेवा यात्रा में हमने 18 जिलों की यात्रा पूरी की। हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। I have covered 18 districts and I have reviewed not once, rather twice, the performance of education department in every district. जो भी हमने पाया है, मुझको ऐसा लगता है कि हमारे सामने चुनौती आज मुख्य है लड़कों का, बच्चों का अटेंडेंस। लड़कों से मेरा मतलब लड़की लड़कियों दोनों से, चिल्ड्रंस अटेंडेंस। एनरोलमेंट बढ़ा है,
12.5% children were out of school when we took over in 2005. Now the number has reduced to just 3%. That's a different. Enrollment has improved tremendously. But we are facing a different kind of situation now. Now, the question of attendance is there. Whatever I have reviewed, I have found that not more than 50 to 60% students are attending their classes at primary level. So it's a big question, a big problem. Why they are not going to attend schools? When we are providing uniform to each and everyone, we are providing midday meal to everyone, we are providing scholarship to each and every student belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and from this year we have launched a new scheme which will cover each and every student of extremely backward classes. Everybody will get scholarship, mostly the poor people who are living in villages and who are depending upon the government school system. Majority of them, vast majority of them, will get even scholarship, universal scholarship. Everybody is getting uniform, money for uniform. They are getting a scholarship. They are getting midday meal. From class 9, everybody is getting money for buying cycles, bicycles. So why they are not attending classes? What is the problem? That is the biggest challenge before us at this point of time so far as primary education and upper primary education, secondary education is concerned. तो ये हमारी समस्या है। अब इसमें बैठकर लोग चर्चा करेंगे क्या कारण, क्या करें। I am posing this question to everybody in review meetings, and I have been asking my district magistrates and other officers to go to villages and talk to people, talk to the guardians of the students, why they are not sending their children to schools. Now everything is there, school building is there, all facilities are there, we are trying to, teachers are there, what's the problem? एक चीज तो निकल कर आती है कि भाई बच्चों को स्कूल तो भेज दिया, सब कुछ दे दिया, बच्चे रहे वहां कैसे? एक चीज मेरे मन में आती है कि जिसको रखना है स्कूल में वो इस लायक है या नहीं, पढ़ाने वाला चाहिए, और जो पढ़ाने का तरीका है वो तो कहीं मोनोटोनस नहीं है, वो लड़कों को बांध कर रख तो नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है कि बच्चे स्कूल जाए, बीच में स्कूल न छोड़े, ड्रॉप आउट्स न हो, और पढ़ाई पूरी कर बच्चे स्कूल से बाहर आए, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी सुविधा देने के बाद अगर अच्छे टीचर होंगे तो बच्चों को बांध कर रख पाएंगे अपनी पढ़ाई से। दूसरा कोई बंधन काम नहीं करता। बच्चों को कोई बांध सका, आप स्कूल के दरवाजे को बंद करके बच्चों को नहीं रोक सकते। बच्चों का तो मन रम जाएगा तो अपने आप रुक जाएंगे। तो आज हमारे सामने तो टीचर्स की चुनौती है, टीचर्स के ट्रेनिंग का प्रश्न है, और उसी टीचर के ट्रेनिंग के विषय पर सब लोग आप इकट्ठा हुए हैं, तो मुझको इससे ज्यादा खुशी और किसी विषय से नहीं हो सकती। और टीचर की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो इसके लिए तो आज तो आईसीटी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के सिवा कोई उपाय नहीं। ट्रेनर्स का हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कितने हमारे पास ट्रेनर्स, फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग ट्रेनर्स, देयर नंबर्स आर आल्सो लिमिटेड, सो यू हैव टू टेक यूज ऑफ आईसीटी एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, एंड द कॉन्फ्रेंस इज फॉर दैट। So we are grateful to World Bank and
and European Union and Union HRD Ministry also, और खास करके तो श्रीमती शबनम सिन्हा जी को। अब शबनम सिन्हा जी का कितना परिचय बिहार के लोग यहाँ बैठे उनसे है, इनकी दिलचस्पी इसलिए कि भी बिहारी हो, तो इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि इसका फायदा मिलेगा। और ये सब चीज के साथ पैसे की जरूरत होती है। अब मुझे पता नहीं, देखिए हमारे, हमको क्षमा करेंगे, मैं कोई आलोचना के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बन गया, लोगों को मालूम है कितने टीचर चाहिए, सब नॉर्म्स आपने तय कर दिया, 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। भाई शिक्षक आएंगे कैसे? जो शिक्षक बाहर होंगे उनको ट्रेन कैसे करेंगे, इसके बारे में तो कोई तैयारी नहीं। भारत सरकार की संस्था है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, हमने 2006 में ही उनसे बातचीत करके 2007 में उनके साथ एग्रीमेंट किया और उन्होंने वादा किया था कि 40,000 टीचर्स को हर साल हम ट्रेन कर देंगे। उनके वाइस चांसलर आए थे, उस समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे लेट मदन मोहन झा जी, सारी बात हो गई लेकिन वो कर नहीं पाए। तो हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी दे आर ऑल्सो नॉट दैट कैपेबल, उस तरह से नहीं उनकी हैसियत है। तो आखिर उसके लिए तो डेवलप करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस को। तो मुझे नहीं मालूम कि अभी क्या सोच रहे हैं, कितना कैसे करेंगे टीचर्स की ट्रेनिंग देश भर में। हम तो अपने यहाँ के लिए बहुत चिंतित हैं, इसलिए हम लोगों ने अंत में जब भी देखते हैं कि केंद्र अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम तो आपकी तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ जरा वी स्टार्ट लुकिंग टू वर्ल्ड बैंक इफ दे कुड बी ऑफ सम हेल्प। लेकिन मुझे खुशी है कि वर्ल्ड बैंक के लिए हमने टीचर्स ट्रेनिंग का एक बड़ा प्रपोजल पोज किया है और हमको खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसी महीने उसको रिकमेंड किया। I was asking Mr. Henny, what is their view? So he has assured me that they are favorably going to consider our proposal. So we are happy and we will be grateful if you accept our proposal. तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, तो अगर पैसा मिल जाए हम भी अपना पैसा लगाएंगे उसमें। मेरे ख्याल से 30% हम लोग लगाएंगे, 70% इनसे हम लोन लेंगे, असिस्टेंस लेंगे और टीचर ट्रेनिंग का बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये सब तो कर लिया, लेकिन क्या होगा उसका तरीका, कैसे ट्रेन करेंगे, क्या सिखाएंगे। कभी कभी मैं देखता हूं आप ऐसी चीजों से ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित नहीं, तो लोकल कंटेंट उसमें होना चाहिए। ट्रेनिंग में अगर कोई एग्जाम्पल देकर आप सिखाना चाहते हैं तो लोकल कंटेंट होना चाहिए। बच्चे जल्दी सीखेंगे, टीचर ज्यादा सीखेंगे, अगर बताएंगे तो बच्चे उसको ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी और ये बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस होगा। 3 दिनों तक यहाँ पर बैठकर लोग चर्चा करेंगे और मैं इतना ही अश्योर करना चाहता हूं कि हम लोग तो जो पहले से टीचर से रिक्रूटेड हैं, जो अनट्रेन्ड हैं, उनको भी हम ट्रेन करना चाहते हैं और आगे जिनका रिक्रूटमेंट होना है उनको भी ट्रेन करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्राप्त कर ली और वही सफिशिएंट है, ये नहीं, उनको बीच बीच में ट्रेन करना भी जरूरी होता है। नए तौर तरीके क्या है, एक्सपर्ट्स लोग बात करते रहते हैं, तो उसके नतीजों के हिसाब से उनका ओरिएंटेशन जरूरी होता है। तो जो टीचर हैं उनका मिड कैरियर ओरिएंटेशन की भी जरूरत होती है। अब IAS ऑफिसर्स हैं, बताइए अमरजीत सिन्हा फेज 5 किए कि नहीं? ये फेज 5 लीजिए, बताइए अभी क्या करेंगे ट्रेनिंग लेकर? तो भी इनका फेज 5 होता है। देश में कौन कहे, इन लोगों के लिए विदेश खूब घुमाया जाता है। तो IAS ऑफिसर्स के लिए तो फेज 1 से लेकर फेज 5 तक की ट्रेनिंग। बेचारे टीचर लोगों को
मिड वे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सवाल इसका नहीं कि सिर्फ एक बार हम उनको ट्रेन करें, उनको बार बार ट्रेन करते रहना पड़ेगा, तब हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। Then it would be possible to impart quality education. तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में सभी विषयों पर चर्चा होगी और जो चीजें इमर्ज करेगी इस कॉन्फ्रेंस से उसका हम लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत और बहुत with the implementation of the RTE Act, huge number will come up. Under the RMSA, वैसा ही करता रहेगा सर। वीडियो के नीचे कीजिएगा। थोड़ा सा फट जाए। हम जलाए लाइट। पहले कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को तय करें, वो जब आपस में तय कर लेंगे कि तरफ से उम्मीदवार कौन है, इसके बारे में वो बतलाएंगे, तभी तो दूसरे तरफ से कोई उसके बारे में अपनी राय प्रकट कर सकेगा। मेरी समझ से उनको अपना तय करने के बाद कौन सा तय करना चाहिए, या तो वो सामने रखे तो दूसरे लोग इसके बारे में कुछ राय देंगे, या फिर उनको इसके लिए पहल करना चाहिए और सर्वानुमति का प्रयास करना चाहिए। यही तो रास्ता है। आज की तारीख में हम लोगों की तरफ से कोई बात कहना युक्ति संगत नहीं है। पहले उनके कौन उम्मीदवार है ये तो वो बताएं, तभी तो उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सर, प्रणब मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है, ब्लैकमेल कर रही हैं, क्या लगता है ये सही है कि अगर यूपीए के समर्थक तो पीछे से ही तो जैसी सरकार है, हमने कहा वो लेन देन वाली सरकार है दिल्ली में, तो लेन देन तो वहाँ चलता ही रहता है। आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे इसको? ये लेन देन को इसका हिस्सा नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल है। मेरी जानकारी नहीं है ये इस विषय के बारे में। जब तक कांग्रेस या यूपीए की तरफ से बात सामने नहीं आती है, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है, नंबर एक। और जब तक राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात स्पष्ट नहीं होती है, तब तक उपराष्ट्रपति के बारे में कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सोमनाथ चटर्जी का नाम आ गया, मुझे नहीं। अच्छा सर, वो नहीं है। प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार ने जो ओबीसी का आरक्षण है उसके अंतर्गत एक हिस्सा काट करके उन्होंने एक आरक्षण देने की कोशिश की, उस पर कोई उनको रिलीफ रोक लगा है और ये तरीका ठीक नहीं है केंद्र का। ये उन्होंने सोचा कि लोगों के आंख में झोंक करके चुनाव का समय है, ना इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग संतुष्ट होने वाले हैं, और दूसरी तरफ ओबीसी में भी इस बात को लेकर विरोध है। उनको एक ईमानदार पहल करनी चाहिए थी। ओबीसी के अंतर्गत हर एक कम्युनिटी के लोग, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, उनको ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिला हुआ है। जैसे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग ओबीसी में आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ओबीसी में आते हैं, अन्य कम्युनिटी के लोग ओबीसी में आते हैं, सबों को उस आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन उसमें फिर अलग काट करके धर्म आधारित करने के पीछे कोई औचित्य नहीं था। इस सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय ने किया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं किया। ये तरीका ही इनका गलत है। इसके लिए उन्हें चाहिए था, अगर वो सचमुच ईमानदार थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो उसके लिए अलग से संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहिए
और स्पष्टता के साथ आप तो जानते हैं इस बात को रखना चाहिए। ये जो पहले से प्राप्त ओबीसी में पहले ही से माइनॉरिटी कम्युनिटी वो मिली, तो उसी में भी काट छांट, उसी में भी खेमाबंदी, उसको भी दो फाड़ बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की थी, जो उनको पिछले चुनाव में उसका सबक लोगों ने सिखा दिया। ये गलत राजनीति और गलत नीति, और वो न्याय संगत भी नहीं है। इसके लिए सचमुच वो करना चाहते हैं माइनॉरिटी, तो इसके लिए उन्हें अलग से संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहिए।